किए और प्रयोगों के आधार पर उन्होंने आवेशों के बीच लगने वाले बलों के बारे में समझाया, यानी वैद्युत बल को समझाया और एक नियम दिया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो कूलाम का नियम कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होगा? तो कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के लिए इसको परिभाषित किया था। मान लो दो बिंदु आवेश Q1 और Q2, इनकी बीच की दूरी मान लो कितनी है, R। मान लीजिए इनकी बीच की दूरी R है। दोनों आवेश की प्रकृति समान है, इसका मतलब इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो कूलाम ने वैद्युत बल को इस प्रकार समझाया, यानी आवेशों के बीच लगने वाले बल को इस प्रकार समझाया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, जो भी कहना हो, अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इन दोनों नियमों को मिला दें तो इससे क्या होगा? तो इससे अपन लिख सकते F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर या F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होगा। तो यहाँ के क्या है? जहाँ के एक नेतांक कांस्टेंट होगा, जहाँ के अनुक्रमानुपाती नेतांक, ये अनुक्रमानुपाती नेतांक। तो जहाँ के अनुक्रमानुपाती नेतांक। अब मान लो यदि दोनों आवेश वायु या निर्वात में स्थित हों तो फिर K का मान प्रयोगों के आधार पर इतना रखा गया। ये मान लें कि यदि दोनों आवेश वायु या निर्वात में स्थित हैं तो फिर इनके स्थान पर K की जगह रख सकते हैं 9/10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो इतना मान रख सकते हैं। तो प्रयोगों के आधार पर ये माना गया कि यदि दोनों आवेश वायु या निर्वात में स्थित हों तो K के स्थान पर इतना रख सकते हैं 9/10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इतना रख सकते हैं। अब मान लो यदि वो आवेश इसको इतना रख दें तो ये होगा F इक्वल 9/10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इतना भी लिख सकते हैं। तो इतना लिख सकते हैं। अब K का मान इतना होता है। अब देखो यदि आवेश वायु या निर्वात में स्थित है तो K के स्थान पर इतना भी लग सकते हैं। आवेश वायु या निर्वात में स्थित है तो K इक्वल 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। तो फिर ये समीकरण आएगा F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इतना भी लिख सकते हैं। तो ये 1/4πε0 ये इसका भी मान हो जाएगा 9/10⁹ 1/4πε0 के इक्वल होगा। तो F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये मान लें कि यदि आवेश वायु या निर्वात के स्थान पर
कहाँ रखा होता कि परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित हो। यहाँ एप्सिलॉन जीरो, तो वो एप्सिलॉन जीरो क्या होगी, ये कहलाएगी निर्वात की वैद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन जीरो निर्वात की वैद्युतशीलता कहलाती है। इसको कह सकते हैं अपन निर्वात की वैद्युतशीलता। तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होगी। निर्वात की वैद्युतशीलता परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इतना हो जाएगा। तो ये कूलाम का नियम होगा। अब इसमें देखो एक चीज और है, अगर मान लो आवेश निर्वात या वायु में ना होकर ये परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित होते हैं, यदि आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित हो तो फिर क्या होता, तो फिर आ जाता ये F इक्वल 1/4 एप्सिलॉन जीरो के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो फिर इसको इतना लिखते हैं, तो F इक्वल 1/4 एप्सिलॉन जीरो के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसके एप्सिलॉन जीरो के स्थान पर एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, तो इसकी जगह एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, जिसे परावैद्युत की वैद्युतशीलता या निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, ये कहलाएगी परावैद्युत की वैद्युतशीलता या निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं। तो इसको इतना भी लिख सकते हैं, तो एप्सिलॉन जीरो के स्थान पर इतना लिखें तो एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन जीरो के या के इक्वल एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यहाँ से परावैद्युत को भी परिभाषित कर सकते हैं। तो परावैद्युत क्या होगा, यहाँ पर परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता या कह सकते हैं परावैद्युत की वैद्युतशीलता या निरपेक्षशीलता। तो परावैद्युत की वैद्युतशीलता तथा निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। तो यहाँ से ये परावैद्युतांक को भी हम परिभाषित कर सकते हैं। अब चलिए एप्सिलॉन जीरो का आंतरिक मान और मात्रक भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एप्सिलॉन जीरो का आंतरिक मान तथा मात्रक, आंतरिक मान तथा मात्रक ये निकाल सकते हैं। तो एप्सिलॉन जीरो का आंतरिक मान तथा मात्रक क्या होगा, जो ये अपन जानते हैं, अभी पढ़ चुके कि 1/4 एप्सिलॉन जीरो इक्वल कितना था, 9/10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इतना ही है। तो इसको क्या करें, यदि आवेश न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, अब इसमें ये मान लें, देखो एप्सिलॉन जीरो का मान निकालना है अपन को, इसका आंतरिक मान निकालना है, तो इसको इधर लाओ, एप्सिलॉन जीरो ये नीचे आएगा 1/4 इंटू 9 × 10⁹ इतना ही होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, जो ऊपर जाएगा सो हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको जो 1/4 पाई का मान 3.14 गुणे 9/10⁹ इसको हल कर लो। तो हल करने पर ये आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर
3 न्यूटन स्क्वायर इतना आ गया। तो ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी एप्सिलॉन 0 अंकित मान। मात्रक हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसका विमीय सूत्र भी अपन लोग निकाल सकते हैं एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र। तो इसका विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे ये अपन जानते हैं, चूंकि एप्सिलॉन 0 कितने के बराबर होगा 1/4 पाई हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन F इंटू R²। इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो पता है F बराबर कितना होता है कूलम की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो इसको इधर लाओ, एप्सिलॉन 0 इक्वल 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R²। मान रख दो इसका, तो 1/4 पाई कांस्टेंट है, इसकी विमाहीन होगा ये। सो एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, देखो इसका होगा Q आवेश कूलम एम्पियर सेकेंड, सो स्क्वायर होगा सो e पावर 2 t पावर अपॉन ml t पावर -2 ये वही r n पावर 2। तो ये आ जाएगा कितने के ऊपर जाएगी m पावर -1 l पावर 2 और 1 3 ऊपर जाएगी l पावर -3 t पावर 4 e पावर। तो ये एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र है। ठीक है, अब इसमें जो चीज समझ में ना आए वो पूछ सकते हैं मुझे पर्सनल नंबर पर फोन करके या व्हाट्सएप करके। ठीक है, कल इससे आगे पढ़ेंगे और इसमें अपन लोग पढ़ेंगे कूलम के नियम का वेक्टर स्वरूप, अध्यारोपण का सिद्धांत और आवेश वितरण। ये मैं कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक्स, नमस्ते।